नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का। चलिए इसमें देखिएगा कि हिंदी 12th क्लास में कितने चैप्टर कहानी के होते हैं, इसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे। इसके बाद जो है 1 नंबर चैप्टर से इसकी शुरुआत करेंगे और जल्दी जल्दी इसको जो है रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें जो कहानी जो अध्याय है, पाठ है, वो है बातचित्र, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद दूसरा जो है वो है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा जो पाठ है वो है रोज, जिसके लेखक है सचितानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद है एक लेखक और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। उसके बाद है ओ सदानीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद 8वां पाठ है सिपाही की मां, जिसके लेखक है मोहन राकेश। उसके बाद आगे इसमें हम लोग देखते हैं 10 में है जूठन, जिसके लेखक हैं जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मल्यज। उसके बाद त्रिच, जिसके लेखक है उदय प्रकाश। लास्ट पार्ट है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ये लगभग हिंदी में जो है 13 पाठ पढ़ना है कहानी के रूप में, जिसका पहला जो अध्याय है, पाठ है, उसका शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसका नाम है बातचीत। इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। हम लोग पहले इसका शॉर्टली तरीके से एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, क्योंकि अभी फोकस हम लोग का ऑब्जेक्टिव पर है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, बोर्ड एग्जाम। ये जो हिंदी आपका 12th क्लास की है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, इनको याद रखिएगा। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 13 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ एक क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। उसके बाद पूछे जा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे इनसे रिलेटिव और भी क्वेश्चंस हैं कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या क्वेश्चन बनाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इसको याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो भारतेंदु काल के थे। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के 100,000 से अधिक निबंध भट्ट निबंध माला में संकलित हैं। मतलब बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध है? तो लगभग 1000 से अधिक निबंध हैं। उसके बाद हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लगभग 33 वर्षों तक संपादन किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लगभग कितने वर्षों तक संपादन किया? तो लगभग 33 वर्षों तक संपादन किया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे आपको अगला पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा,
अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब इनका क्या है? ये सब बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। आगे देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन थे? प्रज्ञावती, कीर्तार्जुनीय, बेनी, सहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती, दमयंती स्वयंवर भी इसको बोलते हैं, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ, बद्ध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहत्राला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये सब इनके नाटक थे। किनके? बालकृष्ण भट्ट के। बालकृष्ण भट्ट के ये सब सारे नाटक थे। यहां से भी क्वेश्चंस आपको उठा लेते हैं, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में एक हमारी वाक शक्ति है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में एक क्या है? हमारी वाक शक्ति है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रवींद्र क्रूसो 16 वर्ष के बाद लोगों के बीच आए। रवींद्र क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? तो 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे। असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होती है। मतलब जो असली बातचीत है, कोई पर्सनली बातचीत है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होंगे। चलिए उससे आगे देखते हैं हम लोग। पाठ का कुछ सारांश है, कहानी है, इसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के रूप में स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है। इसके बिना व्यक्ति लुंज पूंज बना रह जाएगा, न अपना मनोभाव दूसरे तक पहुंचा सकेगा और न दूसरे के भाव से परिचित हो पाएगा। मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार वाक शक्ति है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग के पास या हम लोग के पास वाक शक्ति नहीं रहेगी, बात करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो लोग अपने कष्ट, अपने पीड़ा, अपनी खुशी या किसी भी प्रकार की स्थिति को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाएंगे। अगर वाक शक्ति है हमारे पास, बोल हम लोग अगर पाते हैं तो क्या करते हैं? अगर कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो एक जगह से दूसरे जगह बातों को बताते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, या किसी भी तरह का कह कि बेहतर तरीके से अनुभव उठा पाते हैं। बातचीत करके, हंसी मजाक करके लोग बतिया लेते हैं, चुटकुले कर लेते हैं। ये सब वाक शक्ति होने की वजह से। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा, लोग क्या होंगे? गूंगे टाइप से बैठे हुए रहेंगे। कोई लोग इधर बैठे होंगे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख पाएगा। वाक शक्ति है, लोग बतिया लेते हैं। उसके बाद बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। एक बता रहे हैं, बेन जॉनसन नाम के अनुसार है, उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि लोग कितना शिक्षित है, कितना समझदार है, कितना चीज को अच्छी तरह से समझ पा रहा है, या कितना चीज को अच्छी तरह से बता पा रहा है, ये बोलने से ही पता चलता है। उसके बाद इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख, आपको अभी भी बताया कि ये क्या करते हैं लोग, वाक शक्ति के द्वारा लोग अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं या सहभागी बनते हैं। मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषा में करता है। दोनों ही भाव व्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसा होकर भी अलग अलग है। आगे इसमें कहा कि जहां औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, वहीं बातचीत में एक बात नहीं होती है, एक बात नहीं होती है। भाषण में चुटकीले बातों का प्रयोग होता है जिससे कि तालियां बजती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट अगर आए तो वो अपने जब कला को दिखाएंगे तो लोग को मनोरंजन कराते हैं बहुत तरह से। जैसे बहुत सारे चुटकुले सुनाकर, बहुत सारे गाने सुनाकर लोगों को मनोरंजन कराते हैं। तो ये सब संभव हो पाता है वाक शक्ति से। आगे इसमें देखिएगा, पर बातचीत में नहीं, बातचीत दो चार लोगों के बीच होती है। भाषा सैकड़ों लोग सुनते हैं, भाषा का विषय निश्चित रहता है, जबकि बातचीत विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय
बनता है। ये सब बात इस पाठ में बताई गई कि हम लोग को बातचीत करने की क्या फायदे हैं और किस तरह से बातचीत अगर नहीं रहेगा हमारे पास तो हम लोग का जीवन किस प्रकार से हो जाएगा, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। अब एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत दो लोगों में होती है और ये बात भी सही है। एडिसन है, उनका कहना है कि श्रेष्ठ बातचीत जो होता है सिर्फ दो लोगों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच ही होते हैं। लोगों की संख्या जैसे बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। जैसे आप देखिएगा, दो दोस्त हैं, एक खास फ्रेंड है आपका, आप और एक आपका फ्रेंड जिसको आप सबसे ज्यादा जिगरी मानते हो, अगर वो आपके पास आ जाए, आप क्या करते हैं? अपने सारा सुख दुख, मतलब मन में जो भी है आप उनको शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, बेहिचक बता देते हैं। तो जब दो लोग रहेंगे, आप मतलब आप रहें और आपका एक फ्रेंड रहे, मतलब दो व्यक्ति अगर एक जगह रहें तो सारी चीज को क्या करते हैं? शेयर कर देते हैं। अगर उसी जगह मान लीजिए कि तीसरा दोस्त अगर आपको जिससे कम लगाव हो अगर बीच में प्रवेश करता है तो बातचीत को आप सिर्फ क्या करते हैं? औपचारिक कर देते हैं, औपचारिक बनाकर रख देते हैं, बातचीत ऐसा करते हैं जो कि आपके काम का नहीं। आगे कहा औपचारिक बढ़ती है, तीन लोगों की बातचीत अंगूठी में नाग की तरह होती है, अधिकतम चार लोगों में बातचीत हो सकती है। मतलब तीन लोग तो बातचीत कर लेते हैं पर वो बातचीत वैसा ही होता है जो एक फॉर्मेलिटी किया जाता है, औपचारिक रह जाती है। ऐसे बातचीत जो है चार लोगों तक हो सकती है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इधर थोड़ा सा इसमें और बच गया है। बातचीत भी एक कला है। बातचीत भी क्या है? एक कला है। अगर मान लीजिए वाक्य शक्ति और बातचीत करने की शैली अगर आपका अच्छा है तो लोग कहते हैं कि बड़ा स्वाभाविक बंदा है, बड़ा स्वाभाविक व्यक्ति है। इस तरह से ये बातचीत से ही पता चलता है। तो बातचीत क्या है? एक प्रकार का कला है। इसे यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी से सुहृदय गोष्ठी होती है। यूरोप में इसको कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, याद रखिएगा इसको। इसमें इस लिकायत या ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं कि सुनने वालों के मन में तनिक भी चोट नहीं पहुंचती है। उनकी गोष्ठी में प्रेम अपनापन का भाव रहता है, जबकि शास्त्रार्थ में अभिमानपूर्ण ज्ञान के दांव पेचों की कलाबाजी चलती है। बात बात में विवाद पैदा हो जाता है। मतलब देखिए, अगर हमको या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बात किसी को कहना है, आप क्या करेंगे? आपके अंदर अगर कला है, जैसे अगर कोई वृद्ध व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हैं, जो पुराने जमाने में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनके बातचीत की भाषा में आप देखिएगा बड़ा शालीनता मिलेगा, दिखेगा आपको। हर चीज जो है मुहावरे के अर्थ में समझा देंगे, मतलब इस तरह से समझा देंगे कि आपको लगे कि हमें कुछ कहे नहीं, पर वो इस तरह का बात करते हैं, इस तरह का शैली रखते हैं अपने बात करने का, तो आपको सब कुछ कह जाते हैं। तो ये बातचीत कला है और ये कला सभी लोगों को सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और किसी किसी में इसमें बताया भी गया है कि किसी किसी लोगों को बातों करने का तरीका नहीं आता है, तो बातचीत करने की शैली सीखनी चाहिए। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मलाप है, क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मलाप में तो व्यक्ति खुद से बात करता है। इससे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर वह एक नवीन संसार का निर्माण कर सकता है। बातचीत में वाक शक्ति या जिहाद की बड़ी भूमिका होती है। इस पर नियंत्रण कर व्यक्ति को क्रोधित शत्रुओं से बच सकता है। इस प्रकार अवाक रहकर भी लोग आत्मचिंतन के आधार पर बातचीत का आनंद ले सकते हैं, जीवन और जगत के सुंदर बना सकते हैं। अवाक बातचीत तो मन की एकाग्रता है, जीवन का परम साध्य है। जीवन का क्या है? परम साध्य है। मन की एकाग्रता है और ये जीवन की क्या है? जीवन का परम साध्य है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी बात, कोई भी चुटकुले, कोई भी ऐसा बातचीत जो उनके दिनचर्या में घट चुका है,
उनको सोने के वक्त या किसी शांति जगह में जब वो अकेले बैठते हैं तो खुद से वो बातचीत करते हैं, सोचते हैं कि क्या वो हमें सही बोला था या बोली थी, क्या वो हमें सही बोली थी। इस तरह की बातें वे करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये चीज सही है, मतलब आत्मा खुद से बात करते हैं, हमें ये तो ऐसे कहा था, हमें क्या करना चाहिए। लोग खुद से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते नहीं हैं पर मने मने जो है वाक शक्ति का उपयोग करते हैं, हमें ऐसे कहा, मतलब चिंतन मंथन करते हैं उस पर। तो दोनों तरह से लोग कर सकते हैं, एक तो बोलकर भी अपने आप को चीजों को सुलझा सकते हैं कि क्या हमें वो कहा सो ठीक है या कही सो ठीक है, क्या हमें उसे कहने वाले हैं तो ये ठीक है। इस तरह से लोग बोल भी सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुनते हैं कि क्या हम इस चीज को, मतलब मन में सोचते हैं कि वो चीज ठीक है, ऐसा वाला मन जो है, मन से भी लोग बतिया लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा इसमें, और मन की एकाग्रता जो है जीवन का परम साध्य है, और ये बात भी सही है। अगर मन को आप कहीं एक जगह फोकस करते हैं तो ये बहुत बड़ा साध्य है। जीवन भटकाव है, अगर इससे आप बच गए तो सफलता जो है बड़ा जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा बता दिए थे, आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और ऑब्जेक्टिव आगे हम लोग करेंगे। ये आपका कुछ प्रश्न है जो घर से बनाने के लिए हम आपको दे देंगे, बना लीजिएगा आप होमवर्क के रूप में। इसमें पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण, देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका ऑप्शन 4 को दिया है पर इसका आंसर जो है 1844 ईस्वी लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का। किसका किया था? हिंदी प्रदीप का किया था। इसको आप याद रखेंगे। आगे भी और प्रश्न आपको हम करा देते हैं। आगे जो आपका प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट था। रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट था। आपको हम बताएं ऊपर में। उसके बाद था कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में एक है, वाक शक्ति। रविंस क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? आपको ऊपर हम पढ़ाए भी थे, 16 वर्ष के बाद लोगों के बीच में आए थे। उसके बाद है एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी? तो 2 लोग श्रेष्ठ बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। 9 नंबर देख लीजिएगा। 4 लोग के बीच में जो है फॉर्मेलिटी आती है। कितने लोगों के बातचीत को अंगूठी में नाग सी मानी जाती है? 3 लोग आपको बताए हैं। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो 4 लोग। उसके बाद यूरोप में बातचीत के कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके बाद है कि वाक काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो शास्त्रार्थ कहते हैं। आगे देखिएगा 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? सर्गाभित होती है, सगर्भित होती है। और 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? तो दिल बहलाव होता है। कैसी होती है? दिल बहलाव होता है। चलिए आगे देखिएगा इसमें और भी। आगे इसमें कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति को क्या दिखलाती है? तो नए नए रंग दिखलाती है। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो चमनिस्तान माना गया है। जिहाब को क्या माना गया है?
तो कतरनी माना गया है, इसका आंसर होगा कतरनी। क्रोध को क्या माना गया है? तो क्रोध को माना गया है शत्रु माना गया है। क्रोधित को काबू करने के लिए किसे काबू करना होगा? तो जीहा को काबू करना होगा। किसको करना होगा? जीहा को काबू करना होगा। आगे देखिएगा, भाषण में किसका मौका रहता है? तो नाज नखरा का। किसका? नाज नखरा का, याद रखिएगा, नाज नखरा। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। वाचित पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो बोलने से होता है। क्या करने से होता है? बोलने से। इसका सही आंसर है बोलने से। उसके बाद है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो ये बताए थे बेन जॉनसन। किसने बताए थे? बेन जॉनसन ने बताए थे। आगे देखिएगा, काव्य कला प्रवीण विद्वमंडली को क्या कहा जाता है? सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। रवींद्र क्रूसे ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्रायडे से सुने थे। किससे? फ्रायडे से सुने थे। आगे देखिएगा, इसमें आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो फरीक का। किसकी पड़ती है? फरीक का। उसके बाद है कि चार लोगों से अधिक बातचीत क्या होती है? राम रमौल। क्या होती है? राम रमौल। उसके बाद अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो अनादर का मूल कहा गया है बिन बुलाए जाना। उसके बाद है परम पंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है भीतरी मनोवृत्ति को। किसको कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना जन्मदाता किसे कहा गया है? तो रामविलास शर्मा को कहा गया है। किसे कहा गया है? रामविलास शर्मा को कहा गया है। उसके बाद आपको आगे और भी प्रश्न है, आप इसको एक बार पढ़ते जाइएगा, याद हो जाएगा। ऊपर तो आपको करा ही दिए हैं। बाल कृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसे कहा गया है? तो रामविलास शर्मा को कहा गया है। किसे कहा गया है? रामविलास शर्मा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी किस निबंध की श्रेणी में रखा? तो एडिशन और स्टील। एडिशन और स्टील। उसके बाद है बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो बातचीत पाठ जो है ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। इसका आंसर होगा ललित। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो ये थे भारतेंदु युग के, भारतेंदु काल के। उसके बाद है कि जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकलता है? बातचीत से। आगे देखिएगा, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो भट्ट निबंधमाला जो है दो खंडों में प्रकाशित है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर है जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, इसी के साथ आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप इससे जुड़कर रिवीजन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन के जरिए चीज़ों को बताएं। इससे क्या होती है कि हम लोग को एनर्जी मिलती है। आप अगर जुड़ रहे हैं हमसे, अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी मेहनत अगर आपका काम आ रहा है रिवीजन करने में, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद।